अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 112 स्टार्ट हो गया जी कैफ वन का। ईपीएस हम कर रहे थे, डायलूटेड ईपीएस बल्कि हमने कर लिया था, 16वां और 17वां एग्जाम्पल किया था और ये 18वीं एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दी थी, लेकिन मेरा दिल है कि ये हम कर लें क्योंकि इसमें मेरा दिल है कि आपको एक्सट्रैक्ट्स बनाने सिखा दूँ। बेसिक ईपीएस के एक्सट्रैक्ट्स मैंने आपको बनाने सिखाए थे एचडीएल वाले सवाल में, रिक्वायर्ड नहीं था, नीचे लिख दिया था, याद है। डायलूटेड ईपीएस के यहाँ पे निकाल देते हैं। ऑल्सो प्रिपेयर SOCI रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स, बस ऐसे लिख दो, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI एंड डिस्क्लोजर। ठीक है जी, ये भी कर लेते हैं ताकि इसी सवाल में ये भी सीख लें, सवाल भी हो जाए। ओके जी। गोल्ड लिमिटेड, अब ये नीचे जो है ना, ये इस तरह से प्लस माइनस, ऊपर प्लस नीचे प्लस कर देते हैं हम, बस ये इंक्रीमेंटल ईपीएस वाली वर्किंग करके इसको भी फिर आगे मज़ीद वर्किंग में ले जाते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं डिस्क्लोजर बना के दिखाता हूँ आपको, डिस्क्लोजर की तरतीब में ही हमारा सवाल हुआ होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उस पर। ठीक है। अच्छा जी, गोल्ड लिमिटेड हैज़ 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड 4 मिलियन 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, रुपीज़ 4 मिलियन अमाउंट है, ऐसा ही है। और ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में कह रहा है 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। ये क्या है? ये क्वांटिटी है, नंबर ऑफ शेयर है, ये क्वांटिटी है। बड़े ध्यान से पढ़ना होता है बस इसी चीज़ को, बाकी मसला कोई नहीं होता। इन इशू एट 31 दिसंबर X2 देयर हैव बीन नो न्यू इशू ऑफ शेयर्स और बॉन्ड्स फॉर सेवरल ईयर्स। द बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स इन X3 और X4 एट फॉलोइंग रेट्स। X3 में 30 शेयर्स मिलेंगे हर 100 रुपये के बॉन्ड के बदले, और X4 के एंड पर अगर करेंगे तो 25 शेयर्स मिलेंगे हर 100 रुपये के बॉन्ड के बदले में। तो कौन सा वाला लेकर जाना है हमने? हाँ, मैक्सिमम डायल्यूशन दिखानी। मैंने आपको कहा था कि अगर पहले 25 बाद में 30 भी आ जाए ना, तो ये ना धोखा खा देना कि जी अभी तो सामने नज़र आ रहा है 25, नहीं, कुछ भी नहीं अभी तक तो हुआ, हमने तो अज्यूम करना है, तो मैक्सिमम डायल्यूशन दिखानी है आपने, ठीक है ना। ये याद रखना है। शायद पास पेपर 1 या 2 में भी ये पॉइंट आया हो, शायद, मुझे लगता है उन दोनों में से किसी एक में था, 3 में भी हो सकता है, किसी एक में है। ओके, टोटल अर्निंग्स फॉर द ईयर X2 वर 36 मिलियन और टैक्स इज पेएबल एट द रेट ऑफ 30%। अब आज हमारे दोस्त प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, रिडीमेबल वाले प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, तो आज हमारी ईपीएस सुनी सुनी वीरान निकलेगी। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 18 में बेसिक ईपीएस निकाल लेते हैं। बेसिक ईपीएस 20x2 की निकालनी है। बोलो, वो बोलते तो रहो, ओ गुंगो, आज तो बोल दो गुंगो। अब तो आखिरी भाई कह रहे किस्तें चल रही हैं। कितना जी प्रॉफिट? ₹36 मिलियन। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में हमने सिर्फ नंबर ऑफ शेयर सीधे सीधे यही ले लेने हैं, 12 मिलियन शेयर्स, ठीक है, क्योंकि कोई नया शेयर इशू नहीं हुआ। ज़िंदगी कितनी आसान चल रही है। अरे WDPS समझाई जा रही हैं तो बेसिक वाली लड़ाइयाँ नहीं की जा रही, लेकिन आपने पासवर्ड में देखा दोनों चीज़ें इकट्ठी आती हैं, कोई मसला नहीं। तो कितने जी? 12 मिलियन, 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। आंसर क्या आ गया? ₹3 पर शेयर। अच्छा, डायल्यूटेड ईपीएस में एक काम नहीं किया था, थोड़ा सा मैं भूल गया था कल लिखना। जैसे जब वर्किंग करते हैं ना, तो यहाँ पर आकर लिखा करें फिर ये डायल्यूटेड ईपीएस, ये डायल्यूटेड ईपीएस, ठीक है, ऐसे लिखना है इसके ऊपर, ये डायल्यूटेड ईपीएस। ऐसे ही यहाँ पर तो मैंने ऊपर लिख दिया था, बेसिक एंड डायल्यूटेड भी यही है। और ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमने एग्जाम्पल की थी वो ओलंपिक्स वाली, उसके अंदर आपकी एक स्टेप आगे भी फिगर लिखी हुई थी, लेकिन वो डायल्यूटेड ईपीएस नहीं थी, तो उसको क्रॉस करके उससे पिछले के सामने ऐसे डायल्यूटेड ईपीएस लिख ले जाके, ठीक है। हाँ, वो मैं भूल गया था कल लिखना, मतलब बताया ना सही ना, डायल्यूटेड ईपीएस में कहाँ पे डायल्यूटेड ईपीएस है, ये उसके सामने आपने लिख देना, ठीक है। अच्छा जी, आज फिर भी लिख देंगे यहाँ पर, कितने का सवाल ये।
ओके, तो डायल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे। तो डायल्यूटेड ईपीएस के लिए हमारी वर्किंग है, हम डायल्यूटेड ईपीएस में न्यूमरेटर लेंगे, फिर डिनोमिनेटर लेंगे और फिर ईपीएस निकाल लेंगे ए डिवाइडेड बाय बी करके, यानी न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है? बेसिक ईपीएस। और बेसिक ईपीएस में हमने 36 लिखा और 12 लिखा और 3 लिख लिया। अब उसके बाद हमने ऐड लेस करनी है जो चीज़ें, उसके लिए हम वर्किंग नंबर 1 किया करते हैं। ठीक है, तो वर्किंग 1 क्या थी हमारी? उसमें हम बेसिकली तो रैंकिंग करते हैं, अब हमें पता लग गया है, लेकिन मैं पहले इसका नाम नहीं लिख रहा था क्योंकि एक ही, जैसे इस सवाल में भी जरूरत नहीं है रैंक क्या करना है, एक ही है, एक ही को चेक करो। अगर तो उसकी इंक्रीमेंटल ईपीएस बेसिक ईपीएस से कम है, 1.68 से कम है, तो ये डाइल्यूटिव है, ये डाइल्यूट करेगा। लेकिन अगर बेसिक ईपीएस से ज़्यादा आ जाए तो एंटी डाइल्यूटिव है। आप चेक करके देख लो, हमने चेक भी किया था, अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस किसी इंस्ट्रूमेंट की बेसिक ईपीएस से ऊपर चली जाए तो वो एंटी डाइल्यूटिव होता है, वो डाइल्यूट नहीं करेगा, उल्टा बढ़ाएगा, इसलिए उसको इग्नोर करना होता है। मतलब करके देख लो, ईपीएस तो बेसिक और डाइल्यूट सेम ही रही है, ये तो हम डाइल्यूट ईपीएस नहीं ले सकते, आप ऐसे ही करना, ठीक है, ऐसे ही वर्किंग करके देख लेना, कोई मसला नहीं। ओके, अच्छा ओके जी। अब वर्किंग नंबर 1 हमारी है जिसके अंदर हमने रैंकिंग करनी होती है, तो मैं रैंकिंग लिख देता हूँ, वर्किंग का नाम रैंकिंग रख जो दिया है, अब तो पता लग जो गया। कल अगर मैं ये सवाल होमवर्क में ना देता, पहले करवाता, तो मैं यहाँ फिर रैंकिंग ना लिखता। अच्छा, चेंज इन न्यूमरेटर लेते हैं हम, चेंज इन डिनोमिनेटर लेते हैं और इंक्रीमेंटल ईपीएस लेते हैं। ठीक है, ए बी और ये ए डिवाइडेड बाय बी। बहुत आसान काम था ये, मुश्किल ज़रा नहीं था। काम इसलिए ज़्यादा दिया था कि मौका यही था, मुझे लग रहा था कि अच्छी प्रैक्टिस ज़रा हो जाएगी। वैसे तो इन्होंने काबू आना नहीं अभी अपने हाथ में ही है, इन्होंने चार्जिंग पे खुद को लगाया हुआ है, अब बस करते हैं, अब बस कर दें यार, छुट्टियां शुरू होनी है तो, और ये छुट्टियों के लिए अपना काम बढ़ा लेंगे खाम खा, ईपीएस साथ लेके चले जाएंगे, साथ न लेके जाएं, मैंने इसलिए थोड़ा काम ज़्यादा दिया। अभी भी मैं 2 पास पेपर पहले कराऊंगा, तीसरे को देखता हूँ जो मसला है वो ज़ुबानी हल हो जाए, बल्कि एक करा दूंगा, और उसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक के 2 सवाल आपको जो मेन एंड वाले होमवर्क में दूंगा, उसका पार्ट भी आपको आज मिलेगा। लेकिन शाम को ज़रा थोड़ा सा, आपकी क्लास बहुत अर्ली होती है इसलिए थोड़ा जल्दी दे दूंगा, यानी कि 5-6 बजे के करीब, लेकिन वो सवाल पहले आप कर चुके होंगे। अब करने वाले सवाल पे इसके अलावा कोई नहीं बचने। आज फिर थोड़ी सी रेशियोज़ की बात करूँगा, ठीक है, फिर कल ऐसे ही थोड़ी सी ईपीएस की, थोड़ी सी, ताकि थोड़ा टाइम इसको मिल जाए, और फिर होपफुली फ्रेमवर्क पे हम पहुँच जाएंगे। काम तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ आपके शेयर करता रहूँगा, क्या करना है, कैसे करना है, किस दिन करना है। फिलहाल तो ईपीएस हमने करना है, हम खूबे हुए हैं इस वक्त ईपीएस में। बॉन्ड्स कन्वर्टेबल हमारे पास मौजूद है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। अगर ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कन्वर्ट हो गए ऑर्डिनरी शेयर्स में तो हमें 5% इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। अजम्पशन जो ले रहे हैं कि बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाएंगे, शेयर बन जाएंगे, जब शेयर बन जाएंगे तो फिर ये इंटरेस्ट उन पे नहीं होगा। वरना इसके अलावा तो सिर्फ इतनी सी बात थी कि इनके पैसे पहले आए हुए हैं, तो अगर फ्यूचर में ये शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो ये मजीद कैश नहीं लाएंगे, इसलिए तो इन्होंने डाइल्यूट करना था। लेकिन जब हम ये अज्यूम करते हैं तो साथ एक छोटी सी सेविंग मिल जाती है, इंटरेस्ट सेविंग, और प्रेफरेंस शेयर्स के अलावा जो इंटरेस्ट सेविंग होगी हमने उसको क्या करना है, नेट ऑफ टैक्स करके लेना है। ठीक है, हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कहा था कि वो सवाल चुप हो तो आपने उसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना, सवाल खुद बोल दे कि ये अलाउेबल टैक्स डिडक्शन है तो फिर आपने उससे भी नेट ऑफ टैक्स करके सेविंग लेनी है। ठीक है, चाहे देखो रिडीमेबल जो है उसके अंदर कन्वर्जन वाला ऑप्शन आया हो तो ऐड नहीं होता ऊपर। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल, चाहे रिडीमेबल चाहे इरिडीमेबल है। ठीक है, वैसे रिडीमेबल होता अवॉइडेबल ही है, इसीलिए
मतलब वो एज अ टैक्स डिडक्शन दे दिया जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी दिया जाता। तो टैक्स के ऊपर, टैक्स रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए सादा बात है, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में मैंने नहीं कहा रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में वो खुद बताएगा, तो आपने उसको नेट ऑफ टैक्स करना है वरना ना करना। ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब कहाँ गया जी टैक्स रेट? ये है टैक्स रेट कितना है, 30%। तो फिर हमने कहा जी ₹4 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। अब ये अमाउंट ही गिवन है, अमाउंट ही गिवन है ₹4 मिलियन। और इंटरेस्ट रेट कितना है? अच्छा 5%। और टैक्स रेट कितना है? 30। तो 100 माइनस 30 कर दो, यानी नेट ऑफ टैक्स कर दो 1 माइनस 0.3 लिख दो, जो मर्जी करो जी। 0.14 मिलियन रुपीस की आपको सेविंग मिलेगी। ये न्यूमरेटर में चेंज है। और चेंज कौन सा है न्यूमरेटर में? कैसा चेंज है? न्यूमरेटर को बढ़ाने वाला या कम करने वाला? बढ़ाने वाला। ये नेट, ये टैक्स सेविंग, ये इंटरेस्ट सेविंग है। इंटरेस्ट सेव, एक्सपेंस सेव होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। न्यूमरेटर में प्रॉफिट पड़ा हुआ है ना, तो इसलिए प्लस। ठीक है। और चेंज इन डिनोमिनेटर, इसके बारे में कहता है कि अब मैक्सिमम क्या हो रहा है, मैक्सिमम डाइल्यूशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स से होनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स वाला ऑप्शन उठाओ। तो हमारे सामने 30 शेयर्स वाला ऑप्शन पड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स वाला। तो 30 शेयर्स फॉर एवरी ₹100 ऑफ बॉन्ड। तो 30 शेयर्स मिलेंगे हर 100 रुपए के बदले में बॉन्ड्स के। तो बॉन्ड्स के टोटल हमारे पास 4 मिलियन रुपीज़ हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 30। ठीक है जी, 30 शेयर्स से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आता है 1.2 मिलियन शेयर्स। ये डिनोमिनेटर में चेंज आएगा। कौन सा चेंज, प्लस या माइनस? प्लस भाई प्लस, क्योंकि ये शेयर्स बढ़ेंगे, ये कन्वर्ट होके शेयर्स बनेंगे, तो डिनोमिनेटर में शेयर्स बढ़े हैं तो वो बढ़ेंगे। ठीक है। अब सिर्फ इसकी ईपीएस निकालो, ये बेसिक ईपीएस साइड में, अभी सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट की इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालो अलग से, इसकी अकेले की। 0.12 इज लेस देन 3, तो ये क्या है? ये डाइल्यूटिव है। और हम वैसे इसलिए ये वर्किंग पे मैंने पहले दिन से डाल दिया था कि आपने ओलंपिक्स वाला सवाल देखा या पास पेपर 1 पास पेपर 2 देखा, उनके अंदर रैंकिंग करनी पड़ती है, तो ये अल्टीमेटली करना ही था। तो पहली बार अगर ओलंपिक्स वाले सवाल में कराता तो फिर ये हजम नहीं थी होनी, इसलिए मैंने पहले सवाल से ही, हालांकि किसी सवाल में जिसमें एक ही बॉन्ड हो, ये वर्किंग यहाँ करने की जरूरत नहीं है। बल्कि जैसे मैंने पहले सवाल नहीं किया था, पहला सवाल जिसके अंदर मैंने सिर्फ लिखा था जी इतना चेंज, तो यहाँ पे वर्किंग 1 वर्किंग 2 में चेंज निकालो न्यूमरेटर, वहाँ पे वहीं पर जो है वो यहीं पर ऐसे करके ऐसे ऐड कर दो, बेसिक के आगे डेरिवेटिव लिखो, ऐसे फ्रैक्शन डालो, ऐड कर दो एक एक, बस अल्लाह खैर सलाम। लेकिन हमने इस तरतीब पे डाल दिया था, उससे फ़ायदा ये हो गया कि हमें कोई नया काम नहीं लगा जब असल में इसकी ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, चलो जी। अच्छा जी, अब ऐड कर दें कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है 0.14। अच्छा ही हो गया, रेशो थोड़ा भूल रहा था, अब रेशो को शुरू कर देंगे, रेशो फिर याद आ जाएगा, रेशो की थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, रेशो की उम्मीदें भी हैं। आपको पता है नेक्स्ट टाइम यहाँ पर IS 38, IS 41 ये आ रहे हैं FAR 2 से। सिंगल एंट्री तो कहीं खो गया था, वहाँ से आ रहा है जंगलों से, लेकिन अब IS 41 पिछली बार ICAP ने टेस्ट किया है, IS 41 भी और IS 38 भी। पहले भी IS 38 करता था, लेकिन IS 41 कभी कभी करता है। FAR 2 के पर्चे में उसने ये दोनों सवाल दिए थे, तकरीबन 15-16 नंबर की टेस्टिंग की है, क्योंकि उस एग्जामिनर को लग रहा होगा हाय अल्लाह दोस्त जा रहे हैं, कहा चलो कर लें कुछ इनके साथ, हैं 2-2 हाथ लें जी, टोटल करें 36.14, 13.2, आंसर 2. अब ये 2.7 क्या है? ये डाइल्यूटेड EPS। ऐसे बस लिखना, मैं कल भूल गया था, माजरत, अब आप लिख लें जी। अच्छा, अब मैंने चूंकि साथ ही कह दिया आपको कि आपने क्या करना है जी, आपने डिस्क्लोजर बनाने हैं। तो डिस्क्लोजर कैसे बनाएं? मैं पूरी बात अगर करूं तो कल जैसे की थी, परसों जैसे की थी HDL वाले सवाल में, तो इसका नाम क्या है जी? गोल्ड लिमिटेड। तो हमने यूँ लिखा होगा जी, गोल्ड लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X2 है, बोलो
X2 ही है ना। उसके बाद पैट निकला होता है, तो पैट कितना है वैसे बाय द वे जो निकला हुआ था सवाल में गिवन था 36 मिलियन, ठीक है। अब इसके नीचे आपको ईपीएस नज़र आती है। स्टैंडर्ड कहता है कि अगर अलग अलग हो तो इनको एक अलग अलग लाइन में शो कर दो, वरना एक ही लाइन में बेसिक एंड डायलूटेड कर सकते हो अगर सेम हो। जैसे हमारे पिछले सवाल में था, सेम है बेसिक एंड डायलूटेड, तो ऐसे ही अंग्रेजी में जैसे मैंने आपको गालिबन पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिखाई थी, शायद उसमें अलग अलग थे। बहरहाल किसी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाऊंगा, देख लेते हैं जिसमें बेसिक एंड डायलूटेड भी लिखा हुआ होगा। ठहरो, बल्कि मेरे जहन में आ रही है, वो है जनाब कीनिया की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, IAS 41 के लिए बच्चों को वहाँ पढ़ाई जाती थी, जो अब आप चले जाएंगे तो IAS 41 के लिए बच्चों को यहाँ पढ़ाई जाएंगी, काकूजी PLC। डिलॉयट इनका ऑडिट करता है। ये देखो, बेसिक एंड डायलूटेड अर्निंग्स पर ऑर्डिनरी शेयर, ये काकूजी PLC कीनिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। जहाँ मर्जी बने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दुनिया में ऐसे ही बनेगी जैसे आप बना रहे हैं, यही तो मज़े हैं, ठीक है। अच्छा चले, खैर ये सेम है तो एक ही लाइन में आ सकती है, लेकिन सेम ना हो, ये क्या एक ही खोला हुआ हमने, तो अलग अलग लाइन के अंदर। आजा भाई, वो आजा भाई, वो आजा भाई, वो कीनिया तो ही अड़ गया जाके। अच्छा भाई, चलो इधर से ही चले जाते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर लिखेंगे जी बेसिक EPS रुपीस पर शेयर है ना, रुपीस पर शेयर कितनी है जी आपकी 3। इसके लिए नोट नंबर कोई लगा दे 8, भाई कहते हैं 8, चलो खैर होता तो देर से जाके, लेकिन चलो भाई ने 8 कह दिया तो कह दिया। फिर उसके बाद देखते हैं आगे, देखते हैं 8 है या 8.1 है, लेकिन फिलहाल ज़रा इसको ज़रा प्यार से लिख दूँ मैं, रुपीस पर शेयर। और इसी तरह से डाइल्यूटेड EPS है, वो कितने रुपीस पर शेयर है, 2.7, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे ही आपको मैंने कहा था आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी, फिर उसके बाद आपकी चेंज इन इक्विटी बनेगी, कैश फ्लो बनेगी, नोट्स कैश फ्लो बनेगी, और उसके बाद नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ओपन करें, अब ये नहीं बंद हुआ था तो इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ये तरतीब किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होती है। इसका ज़रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल ज़रा और तरह की है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये पौधे लगाते हैं, जानवर बेचते हैं वगैरह वगैरह। खैर चले, तो ये P&L है, ये बैलेंस शीट है, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस चल रही है अभी, ये चेंज इन इक्विटी है, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, और यहाँ से शुरू होते हैं नोट्स। यही मैंने तरतीब आपके सामने रखी कि ये जनाब आपकी इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती आ रही हैं, और फिर आपके शुरू हुआ करते हैं नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो मैं ज़रा यहाँ पे ऐसे करके बना अलग से, ताकि मैं यहाँ डिस्क्लोजर दिखा सकूँ इस सवाल का, ठीक है। तो गोल्ड लिमिटेड, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये मैंने रिक्वायर किया था। तो पर्चे में फिर ऐसे नहीं करना आपने, पर्चे में आपसे एक्सट्रैक्ट्स मांग ले तो सिर्फ SOCI के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, नोट्स मांगे तो सिर्फ नोट्स बनाने हैं। तो मैं आपके सामने सिर्फ नक्शा बनाता हूँ, नक्शा भाई, ठीक है। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X2। कोई नोट नंबर 8 बोला था आपने शायद, है ना। तो नोट नंबर 8 क्या है जी, अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर का हम नोट बना रहे हैं जी। हाँ, अब सबसे पहले बेसिक अर्निंग्स, पुराना काम नहीं भूल जाना,
बेसिक अर्निंग्स पर शेयर। अच्छा, बेसिक ईपीएस जो निकाली थी हमने, उसमें हमने दो चीज़ें ली थी, अर्निंग्स और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल में अर्निंग्स कितनी है? पैट के बराबर ही है, पैट के बराबर है, चेंज नहीं है। लेकिन मैं जानबूझ के ना यहाँ पर आपके लिए जानबूझ के नोट 8.2 फिर भी बनाऊंगा ताकि आपका पुराना वाला याद रहे, आपको वो ना भूले। तो अर्निंग्स 36 और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 12। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, और हमारे ईपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या था? ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है जी, डन। अब बोलो, तो ये हमारी बेसिक ईपीएस आ गई। लेकिन वो मैंने जानबूझ के, हालांकि इसमें नोट्स नहीं बनाने पर्चे में, अगर आपकी अर्निंग्स और पैट एक जैसा है, कोई रेकन्सिलेशन की ज़रूरत नहीं है तो नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने चूँकि सिखाया था एचडीएल में एक काम, तो इसलिए वो ज़रा रिवाइज हो जाए, तो इसलिए मैं अर्निंग्स को रेकन्साइल कर रहा हूँ। लेकिन ये 3 के साथ आपने नोट 8.1 को रेफर कर दिया। शेयर होल्डर ईपीएस देखनी है बेसिक कैसे निकली, चले जाओ नोट 8.1 में। 8.1 में से जाके देखा अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज शेयर्स। फिर आज तो ये सेम है, एचडीएल वाले सवाल में ये सेम नहीं था, क्योंकि उसमें क्या आ रहा था, एक ही चीज इसमें आ सकती है जो चेंज कर दे इसको, इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड आ रहा हो तो उसको माइनस करके ईपीएस निकालनी होती है। चलो मैं वो वर्किंग फिर भी, वो नोट फिर भी बना रहा हूँ ताकि आपका डिस्क्लोजर एक दफा पूरा हो जाए। 8.2 में हमने लिखा अर्निंग्स, जो अर्निंग्स आपने यूज की हैं वो अर्निंग्स कैसे निकली हैं जी? वो अर्निंग्स निकली हैं जी पैट माइनस, याद है ना ऐसे किया था, पैट लेस इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। अब मेरे सवाल में आज कोई नहीं है तो मैंने 36 ही लिखकर -0 कर दिया, लेकिन आपको याद करा दिया कि इस तरह से था। यानी ये सवाल में अब डाइल्यूटेड और बेसिक दोनों का इकट्ठा मैं डिस्क्लोजर बना रहा हूँ। तो ये 36 आपका इस तरह से, अगर सवाल में इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो माइनस कर देते, तो पैट फेस वाला 36 और अर्निंग्स में जो इस्तेमाल होता वो दोनों रेकनसाइल करके आप यूजर को दिखा देते। अब एचडीएल वाला सवाल जो कि मैंने बोर्ड पे किया था इसलिए उसके नोट्स अब मेरे सामने नहीं है, वरना मैं ओपन करता। खैर फोटोग्राफरा हाले नोट रहता है, बाकी अभी नोट रहता है। ये हो गया बेसिक ईपीएस का मामला। अब डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकली है उसके लिए 8.3 कर लेते हैं। ऐसे तरतीब से नोट बनते जा रहे हैं। 8.3 में हम क्या निकाल कर देंगे इस यूजर को? डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर क्या आता है जी? डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर क्या होता है जी? इसके अंदर भी न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में क्या पड़ा है? अर्निंग्स, डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है? नंबर ऑफ शेयर्स। तो वही अर्निंग्स और वही शेयर्स है, तो हमने फिर लिखा अर्निंग्स। और अर्निंग्स कितनी है जी? अर्निंग्स कितनी है जी? अर्निंग्स कितनी है? बोलो बोलो बोलो, देख कर बताओ, अर्निंग्स कितनी है? 36 नहीं है, 36 यार ये 1.4 है। डाइल्यूटेड ईपीएस ये निकली है। ये इस डाइल्यूटेड ईपीएस के सामने देखो ना, कौन सी अर्निंग्स कौन से शेयर से डिवाइड हुई हैं? 36.14 13.2 से। तो हमने यहां पर आकर लिखा अर्निंग्स 36.14 और वेटेड एवरेज शेयर्स कितने जी? 13.2। अब हमने कर दिया ये काम, ए बी और ए डिवाइडेड बाय बी। लेकिन अब यूजर फिर मखमसे में गिरफ्तार हो गया कि यार समझ नहीं आती, ऊपर अर्निंग्स कह रहे थे 36 है, यहाँ पे अर्निंग्स कह रहे हैं 36.14 है। ऊपर कह रहे थे वेटेड एवरेज शेयर्स जो है वो 13.2 है, और यहाँ पे कह रहे हैं जी वो कितने हैं? ऊपर 12 है और इधर 13.2 है। ये क्या करते हैं यार? खैर आंसर तो निकालो। 2.9 2.7 है बेटा, 2.94 2.7, ठीक है। ये हमने इसको बताया यूजर भाई नोट 8.3 में जाके देख लो। उसने जाकर देखा तो आगे फिर परेशान हो गया, यार ये समझ नहीं आ रही क्या है, यार ये समझ नहीं आ रही। यहाँ पे अर्निंग 36, यहाँ पे अर्निंग 36.14, यहाँ पे शेयर्स 12, यहाँ पे 13.2। तो क्या है ये? हमने कहा सब्र करो, हम है ना बताने के लिए आपको। क्या है ये? 36 और 36.14 में किस चीज का फर्क है?
0.14 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, 12 और 12 13 में क्या फर्क है, 1.2 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ऐसे ही कल ओलंपिक्स वाला सवाल जहन में ले आओ, उसमें 2 चीजें आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी, यही रेकंसिलिएशन है, यही नोट की शक्ल असल मैंने वर्किंग में बना दी थी। जो आपने डिस्क्लोजर देना होता है ना, वही डिस्क्लोजर मैंने आपको वर्किंग में बनवा दिया था, ताकि वहां पे कोई नया काम ना करना पड़े। आप सेम टू सेम वही चीज चल रही है, बस हमने यूजर को यह बताना है कि यूजर भाई नोट नंबर 8.4 में जाकर देखो, तुम्हारा मसला हल करें हम। वो भाई वर्किंग तो हमारे पास होनी है। ये वर्किंग वन और ये एग्जांपल ये सारी की, ये तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा ही होता है। ये तो आपके पास एक अकाउंटेंट अपनी वर्किंग करता है, ये तो आपके दराज में पड़ा होगा सफा, ये तो आपके रजिस्टर में है सवाल। यूजर के सामने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके सामने तो ये कहानी नहीं होती, उसको तो बताना पड़ता है। ठीक है, तो हम उसको फिर बताएंगे, उनसे कहेंगे आओ हम तुम बताते हैं, आप बताते हैं तुम्हें। तो आपने यहाँ पे आकर उसको बताया 8.4 में रेकंसिलिएशन ऑफ अर्निंग्स। क्या करना है जी, हमने रेकंसिलिएशन देनी है ऑफ अर्निंग्स। अब रिकॉन्सिलिएशन ऐसे लिख दूँ बस, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ अर्निंग्स पूरा लिखना है आपने। अब अर्निंग्स की रेकंसिलिएशन देने लगे हैं जी, तो बड़ी सिंपल सी बात है, अर्निंग्स फॉर बेसिक ईपीएस, अर्निंग्स फॉर बेसिक ईपीएस कितनी है जी, 36, ये ऐसे ही है। और अर्निंग्स फॉर डायल्यूटेड ईपीएस कितनी है जी, 36.14। इनमें फर्क क्या है, ये आपकी वर्किंग के अंदर ये हुआ पड़ा। ये डायल्यूटेड ईपीएस कैसे निकली है, ये इस फिगर से। तो इसके अंदर क्या न्यूमरेटर में ऐड हुआ था, बेसिक अर्निंग में क्या ऐड हुआ था न्यूमरेटर में 0.14, अर्निंग में क्या ऐड हुआ था 0.14, और शेयर्स में क्या ऐड हुआ था 1.2। यही बस आपने उसको जरा स्टेटमेंट फॉर्म में बना के दिखा देना, बन गया नोट। और नोट क्या है, ठीक है। तो नोट की तैयारी पहले से ही कर ली थी हमने, ठीक है। तो अर्निंग्स फॉर बेसिक ईपीएस में से लेस किया आपने, नहीं वो तो ऊपर है, ऐड किया आपने इंटरेस्ट सेविंग ऑन क्या चीज है, बॉन्ड्स है। लो कितनी इंटरेस्ट सेविंग, 0.14। तो आंसर क्या आ गया 36.14। हमने कहा यूजर ये है अर्निंग्स डाइल्यूटेड वाली, आप समझ आई। उन्होंने कहा हाँ, अर्निंग्स फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस तक आते हुए आपने ऐड किया है इंटरेस्ट सेविंग ऑन बॉन्ड्स, ठीक है। आप कहोगे यार यूजर को ये बातें कैसे पता लगती हैं। भाई हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं ना, उसमें हमारी बेसिक असम्पशन ये होती है कि बराबर नॉलेज हमारे यूजर के पास होता है, बेसिक नॉलेज होता है हमारे यूजर के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, वो पढ़ता है समझता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी अब अगला मसला फिर उसका हल करो, वो क्या है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ। हमने कहा टेंशन ना लो, तुम्हारे सारे मसले आज इंशाल्लाह हल करेंगे। तो तुम ज़रा आ जाओ 8.5 में, और रेकंसिलिएशन ऑफ शेयर्स भी देख लो। ये ख़त्म कहानी, बस ये सारे डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन मैंने आपको कराई है जो लिखी हुई थी आगे। मैंने कहा पहले कर लें फिर पढ़ेंगे। तो रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर्स, क्या रेकंसिलिएशन है जी, ने कहा जी पकड़ो ज़रा शेयर्स फॉर बेसिक ईपीएस। तो मैं आपको ऐड करके दे सकता था फ्रैक्शन के ऊपर ही फ्रैक्शन, ऐसे ही प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जितने भी होते हैं जो डाइल्यूटिव होते हैं ऊपर ऐड करते चले न्यूमरेटर, ऐड करते चले डिनोमिनेटर। लेकिन फिर यहाँ पे आकर नोट में आपको थोड़ा मुश्किल होनी थी, यूँ समझो ये नोट ही बना पड़ा है इस वक्त, ठीक है। तो अब दूसरा डिनोमिनेटर के अंदर हमने कहा जी शेयर्स बेसिक ईपीएस वाले थे 12, और हमने ऐड करना है इसके अंदर कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स को। हम अज्यूम कर रहे हैं जी बॉन्ड्स कन्वर्ट हो गए, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स को ऐड किया तो कितने जी 1.2, तो ये बन गया 13.2। हमने कहा अब खुश हो यूजर, ने कहा हाँ अब मैं खुश हूँ। शेयर्स फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस अब मैंने देखा अब मैच हो गए, अब चीजें मुझे समझ आ रही है। तो ये मुकम्मल बस ये डिस्क्लोजर है, ये अर्निंग्स पर शेयर का डिस्क्लोजर है, ठीक है। ये देखें, ओके। शायद थोड़ा सा नजर ना आ रहा हो, इसको भी थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि तस्वीर में नजर आए। ये अगर आप देखें ना जी, तो ये सवाल था
उससे फिर मैंने आपको ये डिस्क्लोजर बना के दी। ठीक है, तो इसमें आज कुछ नहीं था। ये ज़बरदस्ती क्यों बनाया है? क्योंकि ये पहले HDL वाले सवाल में बना था और फिर उसके बाद बना नहीं था। अब इस सवाल में ये रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन किसी एक और सवाल में रिक्वायर्ड है, जिसमें फिर आपको मैं वो होमवर्क दूंगा। एक सवाल है जिसमें ICAP ने ये काम किया हुआ है, इसीलिए मैं अभी करवा देता हूँ डर के मारे। ये सही है? ये समझ आया है? ये असल में तो ये आपकी पिक्चर होनी चाहिए थी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फेस पर बेसिक और डायरेक्ट EPS नजर आती है। बेसिक EPS कैसे निकली, नोट में बताया। फिर उसकी अर्निंग्स की लड़ाई पड़ जाती थी, वो सही की। फिर डायरेक्ट EPS कैसे निकली वो बताया। फिर उसमें दोनों चीज़ों का मसला पड़ जाता है, कुछ चीज़ें न्यूमरेटर में ऐड, कुछ डिनोमिनेटर में। अच्छा, अब एक से ज़्यादा होंगी तो क्या होगा? कुछ नहीं। कल वाले हमारे सवाल में आप ओपन करें, अगर ओलंपिक्स वाला आखिरी सवाल, उसके अंदर आपकी दो चीज़ें डायल्यूट तक हुई थी ऐड, तो यहाँ पर क्या होना है? अर्निंग्स जब निकलनी है तो बेसिक, चुप कर देना यार, बेसिक EPS वाली अर्निंग्स में आपने ऐड करना है ऑप्शंस को, फिर ऐड करना है पता नहीं दूसरी जो चीज़ थी, तो वो आप पहुंच जाएंगे अर्निंग्स पे। ऐसे ही शेयर्स के लिए भी जीरो ऑप्शंस का ऐड होना है। ऑप्शन में तो जीरो होता था ना न्यूमरेटर में, तो बेसिक ना लिखो, लिखना है तो जीरो लिख दो, ऑप्शंस जीरो और दूसरे शेयर्स ऐड करके आप इसी तरह से नोट कर। ये मुश्किल काम है, आसान काम है? आज तक ICAP ने नहीं मांगा, ठीक है, तो भी मांग सकता है फिर। ठीक है, छोटा सा वो कह दे डिस्क्लोजर बना दो EPS का, हो सकता है ना ही पूछे बिल्कुल, लेकिन आपसे MCQs में यही बात पूछ ले, पूछने को तो पूछ सकता है। ठीक है, तैयारी तो अपनी पूरी रखी है ना। अब अगर कोई चीज़ कम एक्सपेक्टेड है मेरे लिए, तो वो मुझे पता है ना कि मैंने उसमें क्या करना है। जैसे मैंने उसके, जो मैं आपको आज पार्ट B दूंगा, उसके अंदर क्वेश्चन बैंक 4 और 5 में सॉल्व करूंगा। अब वो लास्ट टाइम मैंने रिवीजन क्लास में किया था, आप शायद नज़र आ जाए लिखा हुआ कहीं पे, या हो सकता है ना भी नजर आए, पर मैं बता रहा हूँ वो मैंने तब किया था जब मैंने फ्रेमवर्क करा लिया था। और रिवीजन क्लासेस में पहले 2 दिन, जैसे इस दफ़ा मैं कह रहा हूँ पहले 1-2 दिन, अभी हम रिवीजन में हम थोड़ा सा कैश फ्लो करेंगे, रेशियोज करेंगे, ये हमारा चल पड़ेगा। तो पिछली बार ये रिवीजन में था, तो फिर जो रिवीजन में नहीं था वो इस दफ़ा रिवीजन में आ रहा होगा, और ये रिवीजन से पार्ट B में जा रहा होगा, तो ये काम मैं कर लेता हूँ ना, ये तो मेरा मसला है ना, आपका मसला तो नहीं। आपको तो जो प्रोवाइड किया जाए आपने वो कर लेना है बस। ठीक है, हाँ ठीक है ना। वो फिर उस्ताद के दिमाग में खुद वो सिस्टम सारा चल रहा होता है कि यार इस दफ़ा इसको पार्ट B के तौर पे दे दो, और फलां चीज़ ज़रा ज़्यादा कर लेते हैं, ये फलां चीज़ ज़्यादा कर लेते हैं। वो शक की बुनियाद के ऊपर वो ठोक बजा रहा होता है बंदा, इस टॉपिक को और कर लें, इसको ऐसे कर लें। फिर भी एक रीज़नेबल एश्योरेंस ही होती है कि चलो यार उम्मीद है 90% हो जाएगा पर्चा, अल्लाह करेगा। है जी, अच्छा जी, ये नहीं पता होता, लेकिन एग्जामिनर की सोच समझ में आ जाती है। अब स्कीम चेंज होगी तो फिर एग्जामिनर को समझने में शायद 1-2 सेशन लग जाएं, लेकिन अभी तो पिछले 5 सेशन से एग्जामिनर सेम चल रहा होता है, तो उसकी सोच बंदा पकड़ लेता है। कई साल से पढ़ा रहा हो ना बंदा, तो वो फिर 1-2 अटैम्प्ट्स के अंदर समझ आ जाती है उसको। अच्छा जी, बाकी होमवर्क में सवाल थे, कोई मसला तो नहीं आया उनमें? ये देखिए, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं। An entity should present in statement of profit or loss basic EPS and diluted EPS. बेसिक और डाइल्यूटेड बताएं। चलो, अब काकूजी में तो ये सेम लाइन में था ना, वैसे काकूजी का जाके ज़रा देख ना ले, वैसे इनके नोट्स इन्होंने कैसे बनाए हैं, रेकन्सिलिएशन वगैरह ऐसे देखते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा देखो, अब स्टैंडर्ड ने ना डिस्क्लोजर कहा है कि दो फलां चीज़ बताओ, फलां चीज़ बताओ, फलां चीज़ बताओ, कैसे बताओ ये तो नहीं स्टैंडर्ड गाइड करता। आप अंग्रेजी में लिख कर बता दें, पैराग्राफ की फॉर्म में, आपकी मर्जी है। कोई आपको ये नहीं कह सकेगा तुमने डिस्क्लोजर नहीं दिया, आप कहोगे भाई डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ने कहा था मैंने दे दिया है। कोई इस तरह से बना देगा जैसे हमने टेबुलर फॉर्म में किया, कोई रेकन्सिलिएशन ऐसे ही हमारे साथ हमारी तरह से बना देगा, कोई रेकन्सिलिएशन अलग अलग करके भी चीज़ों की बना सकता है, तो मर्जी की बात है। डिस्क्लोज करना मकसूद होता है, आपको बनवाने का मकसद ये होता है कि यार देखो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे बना लो, इधर आसान तरीका लग रहा है मुझे। ठीक है, अब उन्होंने कहा जी नोट नंबर 12 में जाकर देखो। हमने कहा अच्छा जी देखते हैं जाके। ये अब अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट्स चल रहे हैं अंग्रेजियाँ। नोट नंबर 12 पे आए तो नोट नंबर 12 ये देखो, अर्निंग्स एंड डिविडेंड के बारे में कहता है। अर्निंग्स प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी होल्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, और बेसिक एंड डाइल्यूटेड, उनकी तो सेम ही है। जब बेसिक और डाइल्यूटेड सेम है तो इनकी तो कोई रेकन्सिलिएशन बननी ही नहीं थी। ठीक है, तो इसी को इन्होंने डिवाइड किया हुआ, चेक कर लो। इन्होंने तो यहाँ पर ये भी नहीं किया जैसे हम कह रहे थे A/B, ये तो और भी इन्होंने सीधा कर दिया काम, बस लिख दिया। ऐसे ही लिखते हैं, पता होना जी अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकलनी है, अर्निंग्स को शेयर से डिवाइड करके। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आपने ऐसे ही करना है, A/B लिख कर A/B,
आपने कैलकुलेशन शो करनी है, ठीक है ना, सही है। अच्छा चलो चलते हैं ज़रा पैकेजेस को तक मार लेते हैं। इनकी भी अर्निंग्स हैं लेकिन बेसिक और डाइल्यूटेड अलग अलग है, इसलिए अलग अलग प्रेजेंट हुई हैं। तो ये स्टैंडर्ड ने कहा है कि अर्निंग्स पर शेयर प्रेजेंट हुई पड़ी है, ये लिखी पड़ी है, प्रेजेंट किया हमने कहां पे, पीएनएल के फेस पे, ठीक है। अच्छा, बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस शुड बी प्रेजेंटेड इवन इफ अ नेगेटिव फिगर यानी लॉस पर शेयर आ रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ड्यूरिंग द ईयर लॉस आया हो, अगर लॉस आया है तो अब यहां से एमसीक्यू बन जाता है, या पास पेपर में एक पॉइंट आ जाता है, भाई कह रहे हैं ये भी मसला था, ये हो गया मसला हल, मसला हल हुआ है। चलो मसले ऐसे हल होते जाएंगे, अभी और भी छोटे छोटे मसले हैं, ऐसे ही कर लिया था, कामयाब ही वही बच्चा है जो सामने हो कर दे। अभी ये तो वैसे मैंने पर्चे में तो पढ़ा के भेजना था, लेकिन पर्चे में कोई इससे आगे की बात आ सकती है आने को, ठीक है। तो वो कह रहा है अर्निंग्स ना आए, लॉस आ जाए तो कोई मसला नहीं, उस लॉस को डिवाइड करो वेटेड नंबर ऑफ शेयर से, और अर्निंग्स पर शेयर की बजाय लॉस पर शेयर आपके फेस पे नजर आना चाहिए, आपके फेस पे लिखा होना चाहिए लॉस, ठीक है। तो हाँ लिखा होगा अगर लॉस आएगा तो, पर अल्लाह करे ऐसा ना हो जिस दिन लिखा जाना है उस दिन लॉस ना लिखा हो फेस पे, ओके। ये तो नाकाम हो गए, उफ। द बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, पहली बात शुड बी प्रेजेंटेड इवन इफ इट इज अ नेगेटिव फिगर, ये मोटी मोटी बातें। पहली बात एंटी शुड प्रेजेंट बेसिक and diluted, and EPS basic and diluted should be presented even if it is a negative figure। फिर basic and diluted EPS should be presented with equal prominence for all the years presented, current and previous। These figures are presented at the end of statement of comprehensive income। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, जैसे आपको पैकेजेस नजर आ रहा है, तो पैकेजेस ने क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो आपको पता है ओसीआई भी होती है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के दो पोर्शंस हैं, एक पीएनएल दूसरा ओसीआई। अब कुछ कंपनी ऐसा करती हैं कि एक ही सफ़े के ऊपर जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाती हैं जिसमें पीएनएल आता है, जैसे मैं आपको बनवाता होता था, जैसे हम पर्चे में बनाते होते हैं, जैसे सिखाया जाता है कि ये जनाब पीएनएल का पैट आ गया, और उसके नीचे फिर अगली हेडिंग होती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो दो तीन आइटम्स अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम डाले और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिख ली। क्या मतलब ये जनाब आपका पेज है, एक कंपनी ऐसा करती है कि उसके पास पीएनएल और ओसीआई यानी वो एसओसीआई बनाते हैं एक ही सफ़े पर, जिसमें पीएनएल होगा, जिसके एंड पर क्या आ रहा होगा, पैट, फिर ओसीआई होगा जैसे हम बनाते होते थे, ओसीआई ऐड करते थे, ओसीआई रीजन सरप्लस वगैरह का चेंज आ गया, और फिर आ जाता था टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है जी, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो यहां से आपको टोटल मिल जाया करता था, लेकिन मैंने कहा था टोटल कहीं नहीं जाता, याद है ना, रिटेन अर्निंग में पैड जाता है और सरप्लस में रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज आता है। बहरहाल कुछ कंपनीज ऐसे बनाती हैं, बिल्कुल इजाजत है, ठीक है। और कुछ कंपनीज क्या करती हैं, कुछ कंपनीज अपनी ये दोनों स्टेटमेंट्स को तोड़ लेती हैं, ठीक है, तोड़कर दो सफ़ों पर बांटकर प्रेजेंट कर देती हैं, जिसकी बिल्कुल इजाजत है, ठीक है। वो कंपनीज ये करती हैं कि वो पहले सफ़े के ऊपर पीएनएल बना लेती हैं सिर्फ, ठीक है जी, और अगले सफ़े के ऊपर अलग से ओसीआई बना लेती हैं। तो दोनों प्रेजेंटेशन की स्टैंडर्ड हमें इजाज़त देता है, IS1 दोनों प्रेजेंटेशंस की हमें इजाज़त देता है, ठीक है। अच्छा, अब मामला तो ये है कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त अपनी ईपीएस को प्रेजेंट करने की।
तो IAS 33 ने कहा कि भाई देखो, मुझे EPS को प्रेजेंट करने से मकसद है, EPS आपने प्रेजेंट करनी है, ठीक है, लेकिन चूंकि अर्निंग्स पर शेयर है और वो पैट के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, तो मेरा ये मशवरा है कि अगर आप P&L अलग सफ़े पे बना रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और OCI अलग सफ़े पे बना रहे हो, तो फिर बेसिक और डाइल्यूटेड EPS कहाँ पे शो करो जी, P&L जहाँ पे बना हुआ है उस सफ़े पर, बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS, ठीक है जी, ये आप शो करो P&L वाले सफ़े पर। बात समझ आई? और अगर आप एक ही सफ़े के ऊपर दोनों चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर मेरी तरफ से आपको इजाज़त है कि आप इसको बिल्कुल अपने सफ़े के एंड के ऊपर प्रेजेंट कर दो, मुझे दोनों पे एतराज़ नहीं है। हाँ, अगर आप अलग सफ़े पे P&L बना रहे हो, कैसे बनता है मैं भी दिखाता हूँ, टेंशन ना लो। अलग सफ़े पे जब P&L बनता है तो पैट इधर आएगा, ये OCI की हेडिंग होती है, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनती है, ठीक है। इसमें पहले फिर वही पिछले सफ़े वाला पैट उठकर आता है, ठीक है। पैट में फिर उसी तरह से OCI वाले आइटम्स ऐड करती हैं कंपनीज और फिर TCI पे पहुंचती हैं, ठीक है। तो OCI अगर अलग सफ़े पे बन रही हो, कैसे दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आएगी। तो ऐसी सूरत के अंदर आपको बेसिक और डाइल्यूटेड EPS कहाँ नजर आएगी? आपके P&L वाले हिस्से में, जहाँ पे P&L आपका नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। तो सही है। तो ये जो पैकेजेस है इसने ऐसे ही किया हुआ है, इसने P&L अलग सफ़े बनाया हुआ है, यहीं पे बना दिया मैंने। अच्छा, इसको तो उधर जाना चाहिए, ये उधर दे काम दी चीज़ है। ठीक है जी। तो ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने P&L अलग सफ़े बनाया हुआ है, अनकंसोलिडेटेड लिखा हुआ, मैंने वही काटा हुआ है, P&L अलग सफ़े पे है और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग सफ़े पे है, जिसमें देख लो पैट 28, 19, 524 पहले इधर आया, फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऐड हुई, यानी कि वो जगह नहीं होती इनके पास, खुला खुला बनाते हैं। फिर यहाँ पे आइटम्स भी काफ़ी सारे होते हैं इनके पास, आपके पास तो सिर्फ रिवेल सरप्लस का चेंज है ना, अभी FAR 1 पढ़ा है आपने, FAR 2 पढ़ोगे एक चीज़ और आएगी, फाइनल पढ़ोगे और चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम्स काफ़ी सारे होते हैं, तो ये इन्होंने अलग सफ़े पे बनाई हुई है। अब जब इन्होंने अलग अलग सफ़े बनाई हुई है, OCI अलग सफ़े पे, P&L अलग सफ़े पे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने P&L वाले सफ़े के ऊपर पैट के नीचे इसको प्रेजेंट किया है, इधर नहीं किया, स्टैंडर्ड ने कहा है, ठीक है। काकूजी को भी चेक कर रहे हैं ज़रा, अब साथ एक ओपन हुई है आज। तो काकूजी ने क्या किया है, काकूजी ने तो अगर तो एक ही सफ़े बनाया था, फिर उसी सफ़े पे इसने प्रेजेंट कर दिया होगा। तो ये देखो, इनकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकी एक ही सफ़े पे है, तो ये इनका पैट पड़ा है, ये इनकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और ये इनकी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और इन्होंने यहाँ पर फिर इसके एंड के ऊपर प्रेजेंट कर। तो ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यही यहाँ पर लिखा हुआ था। बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS शुड बी प्रेजेंटेड विद इक्वल प्रोमिनेंस फॉर ऑल पीरियड प्रेजेंटेड, द करंट एंड प्रीवियस। These figures are presented at the end of statement of comprehensive income. एंड पे आने चाहिए। फिर आगे वो कहता है if entity presents a separate profit or loss, तो EPS and WDPS should be shown in this statement। किस स्टेटमेंट में? प्रॉफिट और लॉस में, एंड नॉट इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। समझ आ गई बात की? ठीक है। अच्छा, अगली बात ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ WDPS पर शेयर इज रिपोर्टेड फॉर एटलीस्ट 1 पीरियड, यानी अगर पिछले साल आपका 20x4 जो था वो पिछला साल था जिसमें आपकी बेसिक EPS थी 3 रुपए, डाइल्यूटेड EPS थी 3.8 रुपए, लेट्स से, ठीक है। अब पिछला साल गुजर गया, पिछले साल में कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कि हमारे इस साल में कन्वर्ट होके शेयर्स बन गए, ठीक है। जब शेयर्स बन गए तो अब ये हमारे पास कन्वर्टेबल तो नहीं ना रहे, क्या ख्याल है? कन्वर्टेबल नहीं रहे और कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं,
एक ही था वो कन्वर्ट होकर शेयर में चला गया, तो इसका मतलब बेसिक ईपीएस लेट से हमारी इस दफ़ा आई है 3.5 और डायलूटेड ईपीएस जो है वो नहीं है, मतलब सेम ही है, तो इसको लाजमी अलग से शेयर जो है वो प्रेजेंट कर दो 3.5 लिख के, क्योंकि कंपैरेटिव में जो ये शो हुई है तो ये साल में फिर खाली तो नहीं रख सकते ना। तो ये स्टैंडर्ड ने कहने की कोशिश की, इफ डायलूटेड ईपीएस पर शेयर इज रिपोर्टेड फॉर एटलीस्ट वन पीरियड x2 मेरी मिसाल में, इट शैल बी रिपोर्टेड फॉर ऑल पीरियड्स प्रेजेंटेड, तो फिर बाकी जो प्रेजेंट किए हैं पीरियड में, यानी कि वो कह रहा है अगर मिसाल के तौर पे पिछले साल में कोई नहीं थी, इस साल आ गई है, इस साल 3.2 हमारी डायलूटेड ईपीएस है, तो पिछले साल भी इसको 4 ही लिख लो, यानी अगर पिछले साल थी इस साल नहीं है तब भी प्रेजेंट करो, इस साल है पिछले साल नहीं थी तब भी, दोनों कंपैरिजन वाले ईयर्स में प्रेजेंट करो, चाहे सेम लिख दो कि इस दिन बेसिक ईपीएस यही डायलूटेड ईपीएस, प्रेजेंट अलग से करो, एक लाइन में मत शो करो जो आगे ऑप्शन है, ठीक है। Even if diluted EPS per share is reported for at least one period, it shall be reported for all periods presented, even if it equals basic EPS. और अगली बात है, basic and diluted EPS per share are equal, dual presentation can be accomplished in one line in statement of comprehensive income. काकूजी के अंदर उन्होंने एक लाइन के अंदर ही लिखा हुआ basic and diluted, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, कहाँ पर दिखानी है, कैसे लिखनी है, तो ये प्रेजेंटेशन पीएनएल के फेस के ऊपर कहाँ पे लिखनी है, या ओसीआई के एंड पे लिखनी है, एसओसीआई के एंड पे लिखनी है, या पीएनएल के एंड पे लिखनी है, अगर अलग पेजेस हैं। फिर अगर प्रेजेंट करनी है तो इक्वल प्रोमिनेंस के साथ करनी है। फिर और कौन सी बात अहम थी, इवन नेगेटिव फिगर हो तब भी प्रेजेंट करनी है, और अगर एक पीरियड के लिए प्रेजेंट की है तो दूसरे के लिए लाजमी करना जो प्रेजेंटेड है, मतलब x2 में नहीं थी 3 में आ गई तो 2 में भी प्रेजेंट कर दो, बस सेम लिख लो, सेम लिख लो। अच्छा 2 में थी 3 में नहीं है, अब डायलूटेड ईपीएस बेसिक के बराबर ही है तो कोई बात नहीं, बराबर लिख लो, यानी कि एक साल में अगर आई है डायलूटेड ईपीएस दूसरे में भी प्रेजेंट करो, और अगर सेम है दोनों साल में सेम है, दोनों साल में बेसिक डायलूटेड के बराबर है, तो फिर एक ही लाइन के अंदर बेसिक एंड डायलूटेड भी लिख सकते हैं। ये तो बात होगी प्रेजेंटेशन की। अब डिस्क्लोजर क्या है, हमने बना लिया, इतना सा था बस। IAS 33 also requires disclosure in notes to financial statements of the following: the total amount used in numerators, total earnings, to calculate basic EPS and diluted EPS, and a reconciliation of these numerator figures to the profit or loss of the year. Total amounts used in denominators to calculate basic EPS and diluted EPS, and a reconciliation of these two denominator figure to each other. डैश डाल देना यार, जीरो डाल देना, ब्रेक इवन आ जाए। बड़ा सा सवाल कितना है। तब इधर देखो भाई, इधर देखो, अच्छी बात थी, ठीक है, कॉमन सेंस भी यूज किया करें। ये होमवर्क में है, ये वाहिद सवाल है जिस वजह से मैंने डिस्क्लोजर्स करवाए हैं लिख कर, वरना तो ज़बानी पढ़ा देता। आई कैप ने कहा शो प्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक एंड डायलूटेड ईपीएस एंड प्रिपेयर डिस्क्लोजर नोट ऑफ ईपीएस, प्रिपेयर डिस्क्लोजर नोट ऑफ ईपीएस in accordance with IAS 33 for the year 22, और उसमें शामिल होना चाहिए 21 भी। तो भाई उसने जरा देखो स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस के एक्सट्रैक्ट के अंदर सिर्फ क्या लिखा, बेसिक ईपीएस और डायलूटेड ईपीएस। मैंने जरा थोड़ी सी कहानी ऐसे करके सिखाई आपको ये डिस्क्लोजर वाली, कि थोड़ा आपको तो जरा पूरी कहानी सामने आ रही है कि पैट ऐसे आ रहा है, पैट मतलब प्रॉफिट आ रहा है, ये पैट निकला और उसके आगे ईपीएस, तो उसने सिर्फ ये, क्योंकि रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट तो सिर्फ ये है, उससे सिर्फ ये लिखा हुआ सोल्यूशन के अंदर, आप ऐसे ही बना लेना, कोई मसला, ठीक है। उसके बाद अगला काम है, बस मसला क्या है, एक नहीं 2 साल है, एक नहीं 2 साल है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये देखो मसला, इससे बड़ा मसला पता है क्या है, इससे बड़ा मसला ये है कि ये सब कुछ पहले वर्किंग करनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 200 मिलियन, 156 मिलियन के, अच्छा दूसरे साल का प्रॉफिट है। फिर डिटेल ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग पोटेंशियल शेयर्स 100 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, ये बेसिक ईपीएस के अंदर आने कैलकुलेशन में, ऐसे ही है। बी दीज शेयर्स आर इन इशू सिंस, जब से जमी थी कंपनी। फिर 20 मिलियन 8% इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, माशाल्लाह सारा कुछ ही है इनको सारी बीमारियां हैं, ये इररिडीमेबल भी हैं, ये क्यूमुलेटिव भी हैं, ये प्रेफरेंस भी हैं कोई गल नहीं, खैर है, अच्छी बात है। ये बेसिक ईपीएस निकालते हुए इनको माइनस करना पड़ेगा,
और डायल्यूटेड ईपीएस में अगर ये कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनकी सेविंग वापस ऐड करनी पड़ेगी, इसीलिए वो पहली एग्जांपल 2 करवाई थी, उन्हीं के अंदर ही तो ये है इरिडीमेबल वाला। वैसे बड़ा अजीब लगता है, एक बारी माइनस अगली बारी प्लस, बट है ऐसी, अब क्या करें। आगे कहता है ये भी हमेशा से थे, जब से, हमेशा से मतलब जब से कंपनी जमी थी। 1 प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल टू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन 31 दिसंबर। तो भाई 8% सेविंग मिलेगी, और सवाल में कहीं टैक्स रेट नहीं है, मौजे मारो, बस नेट ऑफ टैक्स करने की जरूरत नहीं। सवाल में टैक्स रेट ना हो तो क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे खुद से, अज्यूम करते हैं जी 30% होगा, ऐसा नहीं करना। ओके अच्छा, 4 मिलियन शेयर ऑप्शंस भी हैं जो इशू हुए 1 जनवरी 22 को, यानी कि 21 में नहीं थे। 21 में तो 21 में फिर नहीं ले लेना इनको, ये कोई बेसिक ईपीएस ही निकाल रहे कि राइट इशू इस साल आया तो उसका बोनस एलिमेंट कंपैरेटिव भी डालें, बोनस भी, कंसोलिडेशन भी, वो तो इस शेयर्स के साथ हरकत हो चुकी थी, वो नंबर ऑफ शेयर्स में आ चुके थे। एक चीज़ ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, 21 में तो नहीं थी ना, 22 में आई है, ठीक है। तो 21 में सिर्फ एक कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, 22 में 2 है, मतलब 22 में आपको क्या करना पड़ेगा, रैंकिंग, ठीक है। उसके बाद खैर विच आर एक्साइज प्राइस जिसकी 20 है और मार्केट प्राइस 40 रही है, माशाल्लाह से 20 का बोनस एलिमेंट। अब ये सारा काम पहले करोगे, बेसिक ईपीएस निकालोगे, वर्किंग जैसे सिखाई थी, डायल्यूटेड ईपीएस निकालोगे, सब कुछ कर लोगे जब, तो फिर नोट तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मेरे ख्याल में सब कुछ डायरेक्ट किया हुआ उन्होंने, है ना। तो आपने डायरेक्ट नहीं करना, आपने ये बाद में देखना है, ये सब बाद में देखना है, आपने सारा सवाल पहले कर लेना है, ठीक है। क्योंकि सवाल सारा हो जाए उसके बाद यहाँ पर लिखना तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है नंबर 1 आज का। क्योंकि बेटा न्यूमरेटर में क्या लेते होते हैं हम, अगर ये शेयर ऑप्शंस जो है ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं तो नंबर ऑफ शेयर्स डिनोमिनेटर में मुफ्त वाले बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब ये शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो क्या कोई पहले इंटरेस्ट दे रहे थे जो अब नहीं देंगे इनके ऊपर? ये जो मुफ्त शेयर्स आपने लिए हैं नीचे डिनोमिनेटर में, हम क्या कह रहे हैं, ये पहले ऑप्शन थे अब शेयर बन गए। जब ऑप्शन थे तो क्या इंटरेस्ट पे करते थे, क्या वो ऑप्शन कन्वर्ट हो गए शेयर में तो अब इंटरेस्ट सेव हो जाएगा? बाकी में तो इंटरेस्ट पे करते थे, वो सेविंग ले रहे होते, ठीक है यार। पानी ना पी लें थोड़ा सा, स्टूडेंट ऑप्शंस। मैंने यही अभी अर्ज किया कुछ चंद सेकंड पहले कि नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन 22 में आए हैं तो 22 में ही आएगा ना, ईपीएस डाइल्यूट करेगा, 21 में तो थे ही नहीं। बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन वो शेयर्स के साथ हरकत हो चुकी होती है और वो बेसिक ईपीएस की बात है। डाइल्यूटेड के अंदर आपने ईयर एंड पे देखना है बेसिक में कहाँ से आ गया ऑप्शन। बेसिक में तो जो शेयर्स इशू होते हैं वो आते हैं, ठीक है। बेसिक में जो शेयर्स इशू हो गए वो आते हैं, डाइल्यूटेड में जो इशू हो सकते हैं वो आते हैं, हुए नहीं होते। ऑप्शंस अभी ऑप्शंस हैं, ये फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। कहता कुछ नहीं, तुम्हें आज गोल्डन वीक चल अब गोल्डन डेज चल रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा 2 चीज़ें, एक टॉप पे दूसरी बॉटम पे रहेगी जो पढ़ने वाली, इसको ज़रा पढ़िएगा। सारा कुछ एक ही दिन तो नहीं पढ़ाना चाहिए ना। वैसे मैं सिर्फ ये बता दूं, स्कोप आपको पहले बताया भी था कि ये स्टैंडर्ड सिर्फ किस पे लगता है, लिस्टेड कंपनीज पे। वो कंपनी जो लिस्टेड है या जो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग भी है, यानी जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी मंगनी हुई है अभी सिर्फ, नहीं निकाह शादी होती है, जिनका निकाह हो चुका है लिस्टेड, या जिनकी मंगनी हो गई है प्रोसेस में है, उनका भी निकाह हो जाना है, ये उन पे अप्लाई होता है। A listed entity is required to present basic and diluted EPS per share even if amount is negative, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने इसको रीड ओनली करना है जी, फिर भी करना है, दोबारा कह रहा हूं, फिर भी करना है। इसको कर लिया था यार, ऐसे ना करो। ये देखो, सुभान अल्लाह, रीड ओनली, ये मैंने सारा समझा दिया था आपको। अब मेरी तो आपको पता है वो तरतीब ज़रा डिफरेंट है ना जी। ये तो सारा हो गया था। टॉप वाला सवाल मुझे लगता था मैंने छोड़ा था, लेकिन शायद आपने खुद ही कर लिया, अच्छा किया। ये रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, ये बेसिक ईपीएस की है,
जिसके अंदर अर्निंग्स को रीस्टेट करना है। अगर कोई पिछले साल की गलती पकड़ी गई है इस साल, तो अब अगर पिछले साल की ईपीएस में पिछले साल की अर्निंग यूज हुई थी तो उनमें कोई गड़बड़ थी जो सही की और अर्निंग्स चेंज हुई, तो फिर ईपीएस ही पिछले साल की रीस्टेट होगी। एक सवाल किया था वो IAS 8 वाला चांद, उसमें ये किया था। फिर अगर ना भी अर्निंग्स में कोई चेंज आए लेकिन ये चारों में से कुछ हो जाए, बोनस, स्प्लिट, कंसोलिडेशन, राइट इशू, तो भी आपने रीस्टेट करना है। इनको तो साल के बैलेंस अज्यूम करना ही, पिछले साल को भी रीस्टेट करना, ठीक है। और साथ में ये इंपॉर्टेंट बात थी जिसके लिए HDL वाले सवाल को मैंने बदला नहीं था, हालांकि वो सवाल आपके साथ ज्यादती है जब IAS 10 आपने ना पढ़ा हो, लेकिन मैंने गुजारे का पढ़ा दिया था आपको, आपके मतलब का पढ़ लिया था आपने कि आपकी ईयर एंड के बाद अनाउंसमेंट हुई है बोनस इशू की, तो आपकी अनाउंसमेंट के साथ लायबिलिटी है। फाइनल डिविडेंड ऑफ आपका साल जाना तो अगले साल में, डिस्क्लोज लाजमी करना है। अब जब डिस्क्लोज भी किया, पता भी लग गया है, तो यूजर को डिस्क्लोज वाला बोनस भी नजर आ रहा होगा, तो उसकी यहीं से जो है वो अजम्पशन ले लो, रीस्टेट भी उसको करवा दो ताकि अगले साल ना करना पड़े। HDL वाले सवाल में ये किया था, ये वो पॉइंट था। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वो क्वेश्चन बैंक 3 था ना, रेफर कर लें इसके लिए। क्वेश्चन बैंक 3 की एडजस्टमेंट कौन सी थी, एंड वाली? वो लास्ट नहीं लिख सकता, मुझे लिखवाओ एडजस्टमेंट 5, ठीक है। ये रेफर कर लेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा। बाकी तो बेताशा सवाल किए थे। ये 15वीं एग्जाम्पल आपने नहीं की यार? अच्छा, मैंने तो दे दी थी, तो मैंने तो कहा था कर लें। अच्छा, आगे नंबर भी नहीं लिखे हुए ना, आगे नंबर शंबर नहीं लिखे हुए। एनीवेज, डायल्यूटेड ईपीएस निकाली, इसमें आपको ये डाइल्यूशन, एंटी डाइल्यूशन पढ़ लेना चाहिए था। सवाल मैंने करवा दिए थे, समझा दिया था मैंने। एंटी डाइल्यूशन किसे कहते हैं? जब उल्टा क्या है, आपकी बेसिक ईपीएस डायल्यूटेड से बढ़ जाए तो फिर आप, मतलब इंक्रीमेंटल ईपीएस बेसिक ईपीएस से बढ़ जाए तो ये डाइल्यूटिव नहीं है, ये एंटी डाइल्यूटिव है। तो फिर जो आपकी बेसिक ईपीएस थी वही आपकी डायल्यूटेड ईपीएस है। ये सवाल करवा दिए थे। अर्निंग्स, नंबर ऑफ शेयर्स, अभी ये 20वां भी कर लिया। शेयर ऑप्शन, वारंट्स, कोई मसला किसी, ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन, ये अब पढ़ाया नहीं था, मैंने समझाया था कल ओलंपिक्स वाले सवाल में। तो पढ़ना तो आपका काम है ना, जब एक चीज समझ आ गई है तो तसल्ली करना तो आपका काम। प्रेजेंटेशन हमने पढ़ ली। अदर एस्पेक्ट्स के अंदर यूजफुलनेस है, जिसके अंदर वो बता रहा है कि ये PE रेशो बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो, उसके अंदर ये अर्निंग पर शेयर इस्तेमाल होती है। ये इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा मैं खुद। और लिमिटेशंस है, ये इसलिए नहीं पढ़ा रहा फिलहाल क्योंकि मैंने अभी रेशोज की भी लिमिटेशंस पढ़ानी है। तो रेशोज की लिमिटेशंस, ये भी एक रेशो है, जब वहाँ से पढ़ लेंगे तो फिर वही थोड़ी बहुत हेल्प यहाँ पे भी कर देगी। दोनों मिलाकर पढ़ेंगे। वैसे भी ज़्यादा थ्योरी भी नहीं पढ़नी चाहिए, नज़र लग जाती है बंदे को इकट्ठी। ये नहीं कि पढ़नी नहीं चाहिए, पढ़नी है हमने, ठीक है। तो कुछ अब ये कल करेंगे, कुछ कल पे भी रखना चाहिए, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस में आपको नहीं करवाए सवाल, इनकी ज़रूरत मैंने महसूस नहीं की। ये चेंज कर देता तो मैं हर दफ़ा कोई ना कोई ऑर्डर। इस दफ़ा आपके दूसरे क्वेश्चन क्लास में ज़्यादा हुए हैं। उसके बाद हमने पास्ट पेपर्स और क्वेश्चन बैंक को कर लेना है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं जो नहीं करवाए, ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां गालिबन यही थे बस, बाकी तो सारे कर लिए थे, और 11वां भी, ठीक है। तो इनको करने की जरूरत नहीं है, मैंने डिस्क्लोजर अलग जगह पे आपको करवा दिए। अच्छा, पास्ट पेपर 2 में आई थिंक फ्रैक्शन भी था। कल आपको जाते जाते एक बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी मैंने, कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आपके कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, कौन सी एग्जाम्पल, किसी एग्जाम्पल में नहीं आया था, 19 में आया था, वो मैंने नहीं कराई थी, तब भी मेरे तो सामने नहीं ना आया था। मेरी तो एग्जाम्पल में ना आया था, मेरी तो एग्जाम्पल में ना आया था। नहीं, ऐसे तो ना करो। मैंने कहा शायद मेरी एग्जाम्पल में आया और मुझे पता ही नहीं चला। नहीं, लेकिन मैंने बताया था आपको। चले जी, अब आ जाते हैं पास्ट पेपर 1 और 2 फटाफटा कर लेते हैं। और मैंने क्वेश्चन बैंक 3 और 4 पहले आपको पढ़ा देना है, और फिर वो आपको आज पार्ट बी में अवेलेबल हो जाएगा। देखते तो है उसमें मसला क्या है, क्या वो काबू में है या नहीं। काबू में आने 1 घंटे के करीब होगा तकरीबन लेक्चर, ठीक है, लेकिन ले लेना है भाई। कोशिश करनी किसी ब्रेक में मुझसे वो ले लें लेक्चर। ये अभी इसी ब्रेक में, जैसे अगली FR 2 से पहले वाली ब्रेक में लाजमी ले लें, ताकि इनको टाइम दे दें। मैं अब वो रिस्क नहीं, इनकी क्लास बहुत सुबह होती है। ले जी, अच्छा, ये सवाल आपने करना हो तो बेशक कर लेना अपनी प्रैक्टिस के लिए। 1 को रहने दें, अब 1 को रहने दें। ये अपनी प्रैक्टिस के लिए करना हो तो कर लेना। इसके अंदर एक बड़े मजे का पॉइंट है जो मुझे नहीं लगता किसी और सवाल में है।
वो पॉइंट मैंने जबानी आपको बताया हुआ है। ये पॉइंट नंबर 2 पढ़िए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी अनाउंस एन इशू ऑफ राइट शेयर्स। यहाँ पे सिर्फ बेसिक ईपीएस है भाई, इस सवाल में बचपन याद आ जाएगा आपको अगर करेंगे तो। मेरे तो ख्याल में मैं रिवीजन में ही डाल दूंगा, अभी रहने देना, अभी कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ाना मकसूद है कि कंपनी ने अनाउंस किया राइट इशू इन प्रोपोर्शन ऑफ 1/5, यानी 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% बनेगा, नहीं 1/5। अब एट ₹40 पर शेयर, ठीक है जी, ये क्या है, इशू प्राइस। ये क्या है, इशू प्राइस। अच्छा, आगे कहता है द एंटाइटलमेंट डेट ऑफ राइट इशू वाज 30 अप्रैल, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इमीडिएटली बिफोर एंटाइटलमेंट है, तो इशू प्राइस भी यही है और मार्केट प्राइस भी यही है, तो कोई बोनस बेसिकली ये मैंने आपको कहा था कि कोई ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अगर शेयर्स देंगे तो कोई लाजमी है, लॉ में लिखा हुआ है कि उनको मार्केट प्राइस से सस्ता ही देना है, मार्केट प्राइस पे भी दे सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये फिर राइट इशू नहीं है, ये फिर शेयर्स एट मार्केट प्राइस है। आप यूं लिख दोगे कि राइट इशू एट मार्केट प्राइस, राइट इशू भी तो मार्केट प्राइस पे हो सकता है। अगर ये है तो ये जस्ट मार्केट प्राइस वाले शेयर्स का इशू है, इसमें कोई बोनस एलिमेंट नहीं है, जिंदगी आसान है। तो ये इस सवाल के अंदर नहीं, इग्नोर ना करना, शेयर्स को ले लेना, मतलब उसमें बोनस एलिमेंट को इग्नोर करना। जैसे मार्केट प्राइस वाले शेयर्स तो लेते थे ना, कि शेयर्स ही इग्नोर कर देते थे, तो शेयर्स इशूड एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस वाले शेयर नहीं, ठीक है, सिंपल। बस मार्केट प्राइस पे शेयर्स हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे दिए हैं, और आईपीओ करते हैं तो जनरल पब्लिक को भी शेयर्स दे रहे होते हैं, फर्क सिर्फ ये होता है, ठीक है। तो ये धोखा है, इसमें नहीं आना। बाकी सवाल पे कुछ नहीं है। 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर अनाउंस किए हैं, डिविड देखो, आप राइट इशू के अंदर ना 3 प्राइसेस लेनी होती हैं, 3 प्राइसेस चाहिए होती हैं आपको। एक आपने लेनी होती है मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट इशू। अब इमीडिएटली बिफोर राइट इशू में कभी कभी वो ये करता है सवाल में कि वो राइट इशू की 2 डेट्स देता है, कहता है अनाउंस इस दिन हुआ है, एंटाइटलमेंट इस दिन किया, तो एंटाइटलमेंट डेट आ गई ना, वो तो फिर दोनों में से डेट पहले सिलेक्ट करो, जब होगी सिलेक्ट तो फिर इमीडिएटली बिफोर राइट इशू वाली डेट वही है। इसको आप कम राइट प्राइस भी कहते हैं, वो वाली प्राइस जो उस दिन से एक दिन पहले कह रहे थे ना, कि इमीडिएटली उससे पहले की, उस दिन की कह लो, जिस दिन राइट इशू हुआ है। अब राइट इशू जिस दिन अनाउंस हुआ है या जिस दिन एंटाइटलमेंट हुई है, तो इन दोनों में से हमें एंटाइटलमेंट डेट वैसे चाहिए होती है, ये मैंने पहले बताया था, ठीक है। खैर, उसके बाद दूसरी हमें चीज चाहिए होती है जी, राइट इशू की प्राइस, इशू प्राइस, ये इशू प्राइस होती है। और तीसरी चीज होती है जी, आप निकालते हैं थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस, ये आप एवरेज करके निकालते हैं, ठीक है, सही है। ये तीसरी प्राइस ही होती है। तो राइट इशू में ये 3 चीजें चाहिए होती हैं। अब मसला सिर्फ ये होता है कि आपको इसके बारे में कभी कभी धोखा लगता है कि ये कह देता है कभी कभार कि मार्केट प्राइस एट अनाउंसमेंट डेट, और दूसरा कह देता है मार्केट प्राइस एट एंटाइटलमेंट डेट। तो भाई अगर ये दोनों डेट्स ना आए तो फिर तो इशू डेट ही आपकी एंटाइटलमेंट डेट समझी जाएगी, लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें अलग हो जाएं तो फिर मैंने आपको सवाल करवाए थे, आप फिर अनाउंसमेंट डेट को इग्नोर करके एंटाइटलमेंट डेट को ले लेते थे। जिस दिन शेयर आपको मिलने हैं फिर वही ज़्यादा बेहतर डेट है, ठीक है। अच्छा जी, अलग पैसे लगेंगे पिक्चर के, चलो 25 पैसे, 50 पैसे की उठानी ले आए, चुआनी शायद ना मिले अब किसी को। 1 सेकंड गया बेटा, 1 सेकंड तो इतना ही होता है, क्लिक 1 2 3 4। पाकिस्तानी आदत है हमारी ये, मिनहसुल कौम हमारी आदत है। मैं 2 मिनट में आया, 2 घंटे हो गए हैं, वो 2 मिनट वाला भी पहुंचा नहीं है, वो नहीं आया मोहम्मद बख्शा यार साड़ा है जो, तो कह के कब से फोन किया हुआ, वो मैं निकला, मैं रास्ते में, मैं पहुंच गया हूँ, मैं बंदा कहता यार सारे ही गोलीबाज। ये जी आपको देखो मैंने घर पे ही लिख लिया था, 2 सारे ऐसे होते, ठीक है जी। पार्ट बी आपको आज मैंने पहले घर से लिख के लाऊंगी, मैंने आपको देना है, ठीक है, ये प्लान किया हुआ था मैंने। तो आज लेक्चर 112 है ना जी,
तो 112 का पार्ट भी इंशाल्लाह आपको आज मिल जाएगा इन दोनों सवालों का। पढ़ते हैं इसमें है क्या, ज़रा जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर मैंने पार्ट 2 शुरू करना है, उसमें मैं आपको पास पेपर 2 करवा दूंगा। 1 में आप कह रहे हैं मसला नहीं आया ना, तो कोई नहीं यार, एक ही हो सकता है, फिर मेरा दिल है थोड़ा सा रेशो भी यार ऐसा है ना। देखो सारे सवाल आज कर लोगे ईपीएस के, तो कल क्या करोगे? आज एक सवाल करते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको मौका मिलेगा, थोड़ा ईपीएस को और टाइम मिले, थोड़ा सा रेशो की तरफ चले जाते हैं ना, ठीक है। थोड़ा मिक्स करें ना इनको, वैसे तो रेशो ही है ईपीएस भी, लेकिन ऐसे सारा खत्म होगा तो कल फिर सिर्फ रेशो होगा था। थोड़ा सा दिन जरा इसको एक और मिल जाए, मैं एक और दिन ये करा रहा हूँ ईपीएस, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके एमसीक्यूज होमवर्क में दिए थे, कितने हैं? थोड़े से ही तो हैं, 20-22 है ना, तो सारे हो गए होंगे, इनमें मसला नहीं किए। मसला तो होना चाहिए, शुक्र है किसी में मसला है, मैं तो कुछ कराऊँ ना, मेरी दिहाड़ी नहीं लगती, फिर मुझे फिर लगता नहीं है टॉपिक तैयार हुआ है। जरा 2-4 सवाल उसमें से भी हो जाए, लगता है हाँ बच्चों ने यार वो भी कर लिया है, अब तैयार है इनका टॉपिक। अच्छा चलो जी, सुन लो जरा, ये सुन लो जरा, बेसिक ईपीएस निकालनी है और डायल्यूटेड ईपीएस भी निकालनी है, और प्रिपेयर करना है डिस्क्लोजर भी इन अकॉर्डेंस I-33 फॉर द ईयर 31 दिसंबर। 7 कंपैरेटिव्स नहीं बनाने, शुक्र है, वैसे होमवर्क ज्यादा हो गया है ना, उधर डिस्क्लोजर पूरा बनाना है, वो तो सीधी ऐसी बस। चलो पहले ये कर लेना, फिर लेक्चर ले लेना, फिर टाइम बचे तो अबरार वाला सवाल कर लेना, उसमें जरा डिस्क्लोजर देखना है, वरना सिर्फ देख भी सकता है बंदा, पर वो अच्छा सवाल है अगर कैलकुलेट, उसका बस मसला ये है कि पूरी कैलकुलेशन कहीं नहीं है, तो वो आपका नॉलेज सही से टेस्ट होगा कि आपका ईपीएस सही है या नहीं। पूरा सवाल करेंगे ना आप, फिर उधर फिगर्स मैच हो जाएंगे तो आपको हाँ ईपीएस मैंने सही निकाली थी, ये डिस्क्लोजर बना हुआ, ठीक है। सवाल को क्विकली पढ़ना है जी जरा क्विकली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर अमाउंटेड 127.83, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो लो जी, बेसिक ईपीएस की लड़ाई उसने खत्म कर दी, क्योंकि उसकी लड़ाई इस वक्त किस पे चल रही है। असल में आई का क्वेश्चन बैंक के सवाल है ना, तो वो इसी तरह से पहले बेसिक वाले सवाल आए। देखो ये बेसिक ईपीएस का आई का सवाल था, इसमें उसने बेसिक ईपीएस में तंग करना था, जो कर लिया दोनों में, ठीक है। पहला भी है, पहला भी आसान सवाल है, इसका सोल्यूशन सिर्फ हमारे आई थिंक फॉर्मेट पे नहीं था, लास्ट में मैंने कहा था उन्हें चेंज कर दें, लेकिन छोड़ें उसको, जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है। जो जरूरत है मैं खुद रिवीजन प्लान में डाल दूंगा जो सवाल करने हैं, ठीक है ना। ये दोनों सवाल बेसिक ईपीएस के थे, अगले दोनों डायल्यूटेड के, ये चारों करने हैं आपने इंशाल्लाह रिवीजन में, ठीक है। रिवीजन में भी आज तो करना ही है। अब ये क्या है जी, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स है, ये बदल कर शेयर्स बन सकते हैं, चेंज होते, कन्वर्ट हो गए। कंपनी हैड इशूड डिबेंचर्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू 3 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर। सीधा ही बता दिया उसने, जितने डिबेंचर्स हैं वो टोटल कितने मिलियन ऑर्डिनरी शेयर में बदल जाएंगे, इतना आसान। द डिबेंचर होल्डर्स कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन 31 दिसंबर X9। इफ डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर देन दे शैल बी रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर X9। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यार हर चीज उसने निकाल कर देती, देखा परसेंटेज भी बच्चों को ना लगानी पड़े। ये यार 7.5 इंटरेस्ट सेविंग है, और ये कन्वर्ट होकर ये 3 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाएंगे। इतना आसान सवाल में उसने टैक्स रेट दे दिया, तो बस 7.5 को 70% कर देना। और पर्चे में देख लेना क्या टैक्स रेट है, हर सवाल में 30%, मुझे ख्याल आ गया एकदम से, पर्चे में भी जाके 70 ना कर देना, पर्चे की रेट को देख लेना। अच्छा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, अरे इर आ गए, अगर इर आ गए हैं तो इसमें से माइनस करना है इनका डिविडेंड। कितना डिविडेंड है? 2.45। इशूड इनटू आर कन्वर्टेबल इनटू 4 मिलियन ऑर्डिनरी। यार ये तो बहुत आसान सवाल है, ये तो पता नहीं मैं अब देता हूँ कि नहीं देता, लेक्चर में से निकाल ही दूंगा उसको अगर हुआ तो। सोल्यूशन तो है ना, मतलब अगर बहुत आसान लगा तो, अभी तक मुझे मसला नहीं लग रहा। कन्वर्जन ऑप्शन इज एक्सरसाइजेबल ऑन 31 दिसंबर, द डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस ड्यूरिंग 2007। तो इसको आप इंटू 70 न करिएगा, क्योंकि सवाल में अभी तक कहीं नहीं लिखा हुआ ये लायबल टैक्स रिडक्शन है। कंपनी हैज इशूड ऑप्शंस कैरिंग राइट टू एक्वायर 1.5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन और आफ्टर 31 दिसंबर साइड एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 9.9 ड्यूरिंग द ईयर, एवरेज प्राइस 11। यार ये तो यहीं पे मैं कर दूं, डिवाइड बाय 11 इंटू 1.1 बनता है, ऐसे ही हो गया काम खत्म। ये डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएंगे, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं आना मेरे ख्याल में। अगर हाँ इसका क्योंकि डिस्क्लोजर है तो चलो मैं दे दूंगा, इसका भी सोल्यूशन दे दूंगा क्योंकि इसका डिस्क्लोजर है। लेकिन यकीन मानो, मुझे ये लगता है, मुझे बड़ी उम्मीद है बल्कि, कि आप ये सवाल करोगे, इसका डिस्क्लोजर बनाओगे और कहोगे यार लेक्चर ऑन करो ना जरा, यार इसको नहीं सुनना, फॉरवर्ड करो जल्दी से, अगले सवाल पे पहुंचो, जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। और ना हो सोल्यूशन मैच है तो खाम नहीं सुनी जाना, सुन लिया आपने जो सुनना था इसका, पर नहीं करा देता सवाल क्लास में, अगर करने वाला होता तो। ये थोड़ा करने वाला है, ये मुश्किल सवाल है जरा, ठीक है। तो ये आप बस कर लीजिएगा, बल्कि मैं इसका
मैं नहीं दूंगा इसका लेक्चर पार्ट बी में, मैं काट लूंगा इसको, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आप कल कहेंगे तो फिर कल आपको मैं पार्ट बी के तौर पे दे दूंगा। टाइम ज़्यादा होगा। कुछ बच्चे थे खाम है ना, लाइन के बैगर्स हैं, उन्होंने सुनना ही सुनना है, नहीं आ गया पता नहीं क्या कह देगा, कुछ नहीं कहना, मैंने जो कहना था वो कह दिया है, ये नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ ये होगा पार्ट बी में। अभी तक ये मेरा फैसला है, बाकी आप बनाएं डिस्क्लोजर, सोल्यूशन देखें, मसला आएगा अगर छोटा मोटा हुआ तो कल डिस्कस करके साइड पे, और अगर कोई बड़ा मसला आया तो फिर वो दे दूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, कहता है PhD के ये एक्सट्रैक्ट्स हैं और 2 साल है, असल में ज़्यादा मसला 2 सालों से भी आता है। नेट प्रॉफिट है, सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर भी आ रहा है माशाल्लाह, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। हमें इससे क्या धोखा है, हमें तो पैट लेना है। फिर कहता है डिटेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इशूड बाय सिंस इनकॉर्पोरेशन। हम खड़े हैं 2022 में, तो 1 जुलाई 20 पे 50 मिलियन शेयर्स इशू किए थे, ये शायद इनकॉर्पोरेशन डेट है, ठीक है। ये क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स। फिर 1 जुलाई 20 पर ही 10 मिलियन 12% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए थे इन्होंने, ठीक है, और हर शेयर कन्वर्टेबल भी है, जालिम। फिर 1 फरवरी 21 अगला साल आ गया, नहीं ये जून वाला साल है, ध्यान कर लेना, पहला ही साल चल रहा है, सॉरी। 1 फरवरी 21 को फर्दर 20 मिलियन शेयर्स वर इशूड प्रिवेलिंग, ये मार्केट प्राइस पे भी शेयर इशू हो रहे हैं। फिर 1 अक्टूबर 21 पे 40% राइट शेयर्स वर इशूड। अभी तक तो बेसिक EPS की बात चल रही है। 1 नवंबर में 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैविंग दिस, ये इतना इंटरेस्ट कैरी करते हैं, ईच बॉन्ड कन्वर्टेबल। अब बेसिक EPS का पॉइंट, लेकिन साथ में बाद में डायल्यूटेड भी है B+D, क्यों, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल भी हैं। फिर मार्केट प्राइस वाले शेयर्स बेसिक EPS, राइट इशू सिर्फ बेसिक EPS, और फिर ये बेसिक प्लस। तो जब पहले सवाल को सॉल्व करना है सुकून से, कैलकुलेट करना है बेसिक और बस कैलकुलेट करना है, टू बी डिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज ना करने लग जाना। ये जरा ध्यान से पढ़ा करो सवाल की रिक्वायरमेंट, पास पेपर के 3 सवालों के अंदर ये लिखा हुआ था, कैलकुलेट करो बेसिक एंड डायरेक्ट EPS टू बी डिस्क्लोज। अब पागलों की तरह डिस्क्लोजर नहीं बनाने लग जाना। डिस्क्लोजर के लिए वो यूं बोलेगा, प्रिपेयर डिस्क्लोजर नोट या प्रिपेयर नोट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो कह रहे हैं बेसिक EPS निकालो जो कि डिस्क्लोज होनी है, इसलिए सिर्फ निकालनी है, ओके। तो आपने पहले क्या करना है, बेसिक EPS निकालनी है पहले साल की, और फिर उसको, मसला सिर्फ इसमें ये है कि दूसरे साल में जो राइट इशू आ रहा है 1 अक्टूबर 21 पे है ना, ये दूसरे साल का राइट इशू, दूसरे साल के तो पहले दिन से ले ही जाएंगे, पिछले साल को भी रीस्टेट करता है। अब जुल्म ये है कि बेसिक EPS अगर रीस्टेट होनी है तो डायल्यूटेड भी तो होनी है, ये थोड़ा सा इसके अंदर कैश है। लेकिन आपने ना बड़े हिम्मत हौसले के साथ बिल्कुल ऐसे थोड़ा हवास पे काबू रखते हुए एक बार पूरी ईमानदारी से खुद सवाल करना है, जो बेस्ट आपकी एफर्ट है वो करनी है। पूरा सवाल करके सोल्यूशन देखने के बाद फिर आप लेक्चर वाला पोर्शन सुन लीजिएगा, आधे पौने घंटे का होगा, अब तो एक सवाल भी कम कर दिया मैंने, ठीक है। आ जाओ, इसके मार्क्स तो तुम्हारे लिए कोई नहीं है आज, ठीक है। मार्क्स वाले सवाल ऊपर है ना, वो तुम मार्क्स लगा करो, ये तुम वैसे ही कर लेना। वैसे अगर मैं मार्क्स इसके लगाऊं, सोल्यूशन जरा देख लूं, वैसे नहीं 10 तो कम है, चलो 10 ठीक है जी, 10 भाई ने कहा 10 तो भाई 10, भाई ने बोला 10 तो 10, लेकिन आप 20 मिनट में कर लेना इसको। मैं मार्क्स नहीं लगाता, मैं टाइम बता देता हूँ, ठीक है। ओके डन, 20 मिनट कर लो, गुड है। 2 मिनट सवाल पढ़ने के भी मिल गए। चलो जी, यहां से पार्ट 2 शुरू कर लें।